ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो भाई, गुड आफ्टरनून बोलो। आज इतने ही बच्चे आए, चले गए कोई, वापस चले गए। देखो कैसे बच्चे हैं यार, कम ही आए थे, पर इतना सारा छूटेगा तो कैसे कवर करेंगे यार। चलो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलो, तो चैप्टर नंबर 17 अपन लोगों का चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जिसके अंदर अपन लोगों ने ट्रेड यूनियन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था कि ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने लोग उसमें होने चाहिए, कैसे उसका रेगुलेशन किया जाता है, कैसे उसमें कोई चेंज करना है, वो सब बातें अपन लोगों ने करी। फिर उसके बाद अपन ने सेकंड पोर्शन स्टार्ट किया था सेक्शन 28 से, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसे सर्विस रूल भी कहते हैं, बराबर। कोड ऑफ कंडक्ट भी जिसे कहते हैं कि भाई जब आप किसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हालांकि ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की। क्या हर एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां कितने लोग काम करते हो, 300 या 300 से ज्यादा, उसे स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ते हैं। फिर अपन ने पढ़ा है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। और वो थोड़े समय तक अप्लीकेबल होंगे जब तक आप अपने स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना लेते। और आपको स्टैंडिंग ऑर्डर कितने दिनों में बनाना है, 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने में आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ेंगे, बराबर। फिर इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट कौन सा सेक्शन था बताओ भाई, प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो फिर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो एम्प्लॉयर प्रिपेयर करेगा और सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे चेक करेगा, सर्टिफाई करेगा। फिर एक सेक्शन था अपील का, अगर किसी को कोई समस्या आए उन स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड तो वो अपील भी उसके रिगार्डिंग में फाइल कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, तो अपन ने पढ़ा था जिस दिन वो रिलीज हुए उसके 30 दिनों के बाद, पर अगर कोई अपील फाइल हुई तो अपील डिस्पोज होने के 7 दिनों के बाद, बराबर। उसमें कोई भी चेंज करना हो तो शुरू के 6 महीने में उसे चेंज नहीं किया जा सकता, 6 महीने के बाद करना हो तो कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर भी करना हो तो किस दोनों लोगों की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर भी उसे चेंज कर सकते हैं, बराबर। यहीं तक की बातें शायद अपन ने कल की थी। अब अपने को आज पढ़ना है सेक्शन नंबर 37, जिसका नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या है इसका नाम, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। देखो, जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपने बनाए, वो स्टैंडिंग ऑर्डर के किसी क्लॉज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर उसमें डिस्प्यूट आता है, तो उसको इंटरप्रेट करने में हमें कौन मदद करेगा, गवर्नमेंट का एक ऑफिसर। आपको एप्लीकेशन कहां फाइल करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। कहां पर फाइल करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। और फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो एक्सप्लेनेशन देगा वो एक्सप्लेनेशन फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। तो अगर स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कुछ क्लॉज लिखा है जो आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो किससे पूछ लो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से, और जो वो बोले उसे फाइनल और बाइंडिंग मान लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 38, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड लाइबिलिटी टू पे द सब्सिस्टेंस अलाउंस। इसको ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। देखो, एक एम्प्लॉय है, लेट्स से राहुल नाम का। राहुल ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया है, चोरी की है, या फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर आरोप लगाएंगे उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, ठीक। मान लेते हैं ऐसा कि जिस जगह पर राहुल काम कर रहा है वहां पर कोई कैमरे भी नहीं है। अब कैमरे होते तो पता कर लेते कि चोरी करी या नहीं करी, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया या नहीं किया, पर कोई कैमरे भी नहीं है, तो फिर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि राहुल गिल्टी है या नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन में लगता है थोड़ा सा समय। उतने समय, इन्वेस्टिगेशन के समय पर हम एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, सस्पेंड। क्या कर देते हैं, सस्पेंड। अब आपने उसको सस्पेंड कर तो दिया, पर आपको ये तो पता नहीं है कि राहुल गलत है या नहीं, अभी प्रूव तो हुआ नहीं, प्रूव तो इंक्वायरी होने के बाद होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको इंक्वायरी कितने समय के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है, 90 डेज के अंदर अंदर। कितने समय में, 90 दिनों के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट कर लो। क्या इन 90 दिनों में राहुल को पैसे मिलेंगे क्या, बोल रहे हैं हाँ। कितना, 50% ऑफ द सैलरी। कितना पैसा मिलेगा,
50% ऑफ द सैलरी। एंड रीजन बोला है कि ये 50% है सबसिस्टेंस अलावेंस। क्या है ये? सबसिस्टेंस अलावेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। अगर आप किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दोगे, उसे पैसे नहीं दोगे, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? उसकी फैमिली सरवाइव कैसे करेगी? क्योंकि आपने उसको डिसमिस भी नहीं किया। आप डिसमिस कर दोगे वो दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लेगा, पर आपने तो उसे क्या कर रखा है? सस्पेंड। तो वो कहीं और भी नहीं जा सकता। तो क्या बोला कि सस्पेंशन के दौरान आप उससे काम तो नहीं करवाओगे, पर आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 50% देना पड़ेगा। और ये कितने समय में कंप्लीट करना है? 90 डेज के अंदर अंदर। अगर 90 दिनों में नहीं कर पाए तो सस्पेंशन तो चलता रहेगा, पर 50% की जगह उसको पैसा कितना मिलेगा? 75%, जबकि वो काम अभी भी नहीं कर रहा। पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि कभी कभी कंपनी या कंपनी का जो एम्प्लॉयर होता है वो इंक्वायरी को एज अ टूल यूज करता है एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, उसे परेशान करने के लिए। तो हमने क्या बोला? जो भी इंक्वायरी करनी है वो कितने समय में कर लो? 90 दिनों में। अगर 90 डेज, 3 महीने में इंक्वायरी नहीं कर पाए, इसका मतलब तो ये है कि आप इंक्वायरी कंप्लीट करना ही नहीं चाहते, आप जानबूझ करके प्रोसीडिंग्स को लंबा करना चाहते हैं, एम्प्लॉय को परेशान करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला? करो परेशान, पर उसको पैसा कितना देना पड़ेगा? 75%, जबकि वो उस समय पर काम भी नहीं कर रहा है, तो भी उसको पैसा कितना मिल रहा है? 75। तो इसलिए हम इनकरेज कर रहे हैं कंपनीज को कि आपको जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के एक्शन लेना है, वो एक्शन आपको फटाफट से लेने पड़ेंगे, जल्दी लेने पड़ेंगे। ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इनटू अ सस्पेंडेड वर्कर मिसकंडक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। 90 दिनों में करवा लो। पहले 90 दिनों तक पैसा कितना मिलेगा? 50%। पर अगर 90 दिनों तक भी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई तो पैसा कितना मिलेगा? 75% मिलेगा। वर्कर को 75% तभी मिलता है जब ये पता चल जाए कि उसका कोई फॉल्ट नहीं। अगर उसका फॉल्ट निकला तो फिर हायर पैसे उसको नहीं मिलते। बराबर बात यहां तक की? तो इसे बोलते हैं सबसिस्टेंस अलावेंस। ये पुराने एक्ट में सेक्शन 36 हुआ करता था और एग्जाम में एक आध बार पूछ चुके हैं। तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि वापस से शायद ये एग्जाम में आपको देखने को मिले, सबसिस्टेंस अलावेंस। सेक्शन नंबर 39, पावर टू एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम करते हो, 300 से ज्यादा, तो भी आपके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर के एक्ट अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी को अगर ऐसा करना चाहे तो उसको ऐसा अलाउ कर सकती है। फालतू बात। चलो 39 तक एक बार रीड करो, बुक से रीड करो सेक्शन 39 तक।
इंक्वायरी कंपनी करेगी ना। पढ़ लिया? चल रहा है? इतना ज्यादा था क्या? करो करो। बोलो, डन है यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, तो ये अपने स्टैंडिंग ऑर्डर वाले प्रोविजंस जो थे वो यहां पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ द चेंज। भाई क्या ऐसा किया जा सकता है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ कोई भी जो सर्विस रूल्स हैं उनको कभी भी बदल सकते हो क्या? नहीं। जैसे कि मान लो आज आप नौकरी पर गए और आज शाम को आपके बॉस ने बुलाया आपको और बोला कि कल सुबह या तो 4 बजे आना नौकरी पे, या फिर मैं तुम्हारी सैलरी 20% से कम कर दूंगा। तुम्हारा रोज का टाइम कितना है? 9 बजे का। पर क्या बोला कि कल सुबह कितने बजे आना? 4 बजे। अब से टाइम कितना हो गया? 4। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले ऐसा कुछ भी करना अलाउड नहीं, इसे अनफेयर माना जाएगा। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो सर्विस कंडीशन में चेंज कब कर सकते हैं? जब आप उसका एक पहले नोटिस दें, और नोटिस कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? 21 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये जो चेंज है वो चेंज कर सकते हैं। कब कब नोटिस देना पड़ता है? जब भी कोई पैसे से रिलेटेड चेंज हो, जैसे उसकी सैलरी चेंज की हो, सैलरी देने वाली डेट चेंज की हो, उसके पीएफ का अमाउंट चेंज कराओ, वो कितने समय काम करता था उस काम के समय को बदल दिया, पहले छुट्टी मंगलवार को मिलती थी अब से छुट्टी बुधवार के दिन मिलेगी, अगर ये चेंज किया, हॉलीडे चेंज किया, शिफ्ट का टाइमिंग चेंज किया, तो बताना पड़ेगा कम से कम 21 दिन पहले। उसका डिपार्टमेंट बदल दिया, वो पहले किसी और डिपार्टमेंट में काम करता था फाइनेंस में, और अब उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो ऐसा करने से पहले भी कितने दिन बताना है? 21 डेज पहले बताना है। कोई भी नए डिसिप्लिनरी रूल्स लाए तो वो भी पहले कितने दिन बताना है? 21 दिन पहले। कोई भी नई मशीन लाए, जिस नई मशीन से हो सकता है वर्कर्स की जॉब चली जाए, तो वो भी आपको कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? 21 डेज पहले बताना पड़ेगा। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, कब? जब कोई सेटलमेंट या अवार्ड, और सेटलमेंट या अवार्ड कौन करता है? कोर्ट। कोर्ट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ भी पहले से नहीं बताती, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ये अप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि उनके अलग रूल्स होते हैं। इमरजेंसी के केस में जरूर हो सकता है कि आपको 21 डेज का नोटिस न दे। जैसे कि मशीन खराब हो गई है, बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मशीन की अच्छा एग्जांपल है पावर। जिस जगह पर आप काम करते हैं वहां पर पावर जो है वो समय पर आता है, मतलब दिन में सिर्फ 4 घंटे ही पावर आता है, 4 घंटे ही लाइट आती है। तो अभी तक समय कितना था? 11 बजे से लेकर के लेट से 2 बजे तक या 3 बजे तक लाइट आती है। सडनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टाइम चेंज कर दिया और क्या बोल दिया कि अब से लाइट कितनी बजे आएगी? 8 से 12। तो हो सकता है आपको कल से ही कितनी बजे आना पड़े? 8 बजे। आप ये नहीं बोल सकते कि 21 डेज पहले हमें बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे हुआ है? सडन हुआ है, अर्जेंट सिचुएशन हुआ है। तो ऐसे केस में 21 डेज का क्लॉज शायद फॉलो ना हो, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ये जो सेक्शन नंबर 40 के अंदर 21 डेज का टाइम दिया हुआ है, ये हो सकता है गवर्नमेंट जिस कंपनी को बोल दे उन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल ना हो। पावर ऑफ द गवर्नमेंट
टू एग्जम्प्ट सर्टेन कंपनी, वो किसी किसी कंपनी को क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं कि तुम्हें 21 डेज का नोटिस देने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा गवर्नमेंट जिसको भी बोलेगी वो कब बोलेगी, जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोगों की भलाई में वो काम किया जा रहा हो तब। ठीक है, बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो इन दो सेक्शंस को 2 मिनट के अंदर रीड करो। छोटे छोटे से सेक्शन थे, कोई भारी बात इनके अंदर नहीं, थोड़े से अच्छे सेक्शन। 42 1 मिनट के लिए छोड़िए, पहले अपन पढ़ रहे हैं 43। क्या है इसकी हेडिंग पढ़ो, मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और वो इंडस्ट्री में हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो उसे कैसे रिजोल्व करेंगे, मैकेनिज्म मतलब होता है तरीका। तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो सबसे पहले क्या होता है, कंसीलिएशन। क्या होता है, कंसीलिएशन। कंसीलिएशन करवाने के लिए गवर्नमेंट अपना एक आदमी भेजती है, उस आदमी को क्या बोलते हैं, कंसीलिएशन ऑफिसर। क्या बोलते हैं उसे, कंसीलिएशन ऑफिसर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कितने लोगों की जरूरत है कंसीलिएशन करवाने के लिए, 1 2 3 4 हो सकता है, जितना बड़ा डिस्प्यूट होगा उतने कंसीलिएशन ऑफिसर आपके यहाँ पर भेजेंगे। उसका काम क्या होगा, मीडिएट करना। मीडिएट करने का मतलब होता है बीच बचाव करना, दोनों पार्टीज की बात सुनेगा और फिर कोई डिसीजन लेगा, मतलब प्रमोटिंग द सेटलमेंट। हो सकता है जो कंसीलेशन ऑफिसर हो वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए हो या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट बोल सकती है कि इंदौर में इंदौर में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आया तो मिस्टर शर्मा जो है वो क्या होंगे, कंसीलेशन ऑफिसर। उज्जैन में हुआ तो मिस्टर वर्मा, सीमेंट इंडस्ट्री में हुआ तो मिस्टर शर्मा, पेंट इंडस्ट्री में हुआ तो मिस्टर वर्मा। ऐसे करके कंसीलेशन ऑफिसर बांटे जा सकते हैं कैटेगरी के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेसिफिक एरिया या फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। वो जो कंसीलेशन ऑफिसर आपके यहाँ पर आएगा वो कितने समय तक आपके यहाँ पर रुकेगा, हो सकता है they can be appointed permanently as a part of the labor department or for a limited period if there is a sudden wave of strike in the particular sector। गवर्नमेंट उस कंसीलेशन ऑफिसर को हो सकता है अपने यहाँ पर नौकरी पे ही रख ले या हो सकता है उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बुलाए। ठीक, सेक्शन नंबर 44, अगर मैटर कैसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता कंसीलिएशन से, तो फिर मैटर कहां जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर। इफ द कंसीलिएशन ऑफिसर फेल टू सॉल्व अ डिस्प्यूट,
द मैटर गोज टू अ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो फिर मैटर कहां जाता है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर कितने लोग होते हैं? दो। कितने लोग होते हैं? दो। सबसे पहले का नाम होता है जुडिशियल मेंबर और दूसरे का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर का मतलब वो जिसके पास लॉ या कोर्ट का बैकग्राउंड हो, जनरली जज। जज को क्या बना देते हैं? जुडिशियल मेंबर। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर मतलब वो जिसके पास में नॉलेज हो किस चीज का? लेबर लॉस का। जिसको ये पता हो कि फैक्ट्रीज कैसे चलती है, इंडस्ट्री कैसे चलती है, प्रैक्टिकल जिसको आता हो, उसे एडमिन मेंबर बना दिया जाएगा। ये जो बेंच अपन बना रहे हैं जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव की, ये किसी वर्कर को फायर करना चाहे नौकरी से तो निकाल सकती है, कभी कंपनी में स्ट्राइक करवाना चाहे तो करवा सकती है, लॉकआउट करवाना चाहे तो करवा सकती है, कोई फैक्ट्री को बंद करवाना चाहे तो बंद करवा सकती है। हमने बोला कि यहाँ पर कितने लोग हैं? एक और एक, दो। दोनों में से हेड कौन माना जाएगा? तो बोल रहे हैं जुडिशियल मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर माना जाएगा, उसे बड़ा माना जाएगा। अगर वो किसी भी समय पर जुडिशियल मेंबर या एडमिन मेंबर किसी भी समय पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल छोड़ करके जाते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उन्होंने जितनी कहानी अभी तक सुन ली है, क्या वो कहानी की वैल्यू जीरो हो जाएगी? क्या नहीं, केस वहीं से चलता रहेगा। नया आदमी आएगा और वो उस ट्रायल को वहीं से चालू करेगा जहां से पुराने मेंबर ने छोड़ा था, ताकि बीच में कोई भी गैप नहीं आनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू एज इट इज होनी चाहिए। बोलो, आई बात समझ में? यहां तक कोई समस्या? कितने सेक्शन पढ़ी है अपन ने इसके अंदर? दो। पहला तो क्या बोला? कंसीलिएशन ऑफिसर, कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो गवर्नमेंट एक कंसीलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो आकर के कंसीलिएशन मीडिएट करवाएगा, बराबर। दूसरा, अगर उससे नहीं हो पाया तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मैटर जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कितने लोग होते हैं? दो, एक जुडिशियल और एक एडमिन। हेड कौन है? जुडिशियल। अगर इनकी कोई वैकेंसी आती है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ना तो वैकेंसी से फर्क पड़ता है, ना ही कोई उनको अपॉइंट करते वक्त अगर डिफेक्ट हो तो उस डिफेक्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज चलता है। फाइनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। देखो, एक बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना दिया, तो आप उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर जो दो पर्सन्स हैं उन्हें चेंज नहीं करवा सकते। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपकी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर एक का नाम होगा राम और एक का नाम होगा रोहित, राम कौन होगा? जुडिशियल मेंबर, और रोहित कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। क्या आप एप्लीकेशन फाइल करके इन दोनों आदमियों को बदलवा सकते हो क्या? नहीं, इसमें आपका कोई रोल नहीं। जो गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया वही पर्सन को फाइनल माना जाएगा। आप ये बहाना भी नहीं बना सकते कि इनको अपॉइंट करते वक्त प्रॉपर लॉ फॉलो नहीं हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीडिंग्स के ऊपर जीरो अंतर आएगा, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं? यू कैन नॉट चैलेंज द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन एनी मैनर। जैसा गवर्नमेंट चाहे वो उस तरीके से उन आदमियों को फिक्स कर सकती है जो उन्हें अच्छा लगे, एज ए जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। आपके पास में कोई पावर नहीं है कि आप उनको क्या कर पाए? क्वेश्चन कर पाए। क्यों? गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट कर दिया वो ठीक है, बराबर बात। क्या यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? एक सेक्शन और फिर इसके बाद रीड करना। एनआईटी, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सबसे पहले मैटर कहां गया था? कंसीलिएशन। उसके बाद कहां गया था? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और वहां भी रिजॉल्व नहीं हो पाया तो कहां जाता है? एनआईटी। या फिर एनआईटी में कब जाता है? जब मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, पूरे इंडिया पे जिससे फर्क पड़ता हो, या फिर मल्टी स्टेट का मैटर हो, तो वो कहां रेफर करते हैं? एनआईटी। आप ऐसा मान सकते हैं कि एनआईटी इज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट का नाम ही क्या है? एनआईटी, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो फिर मैटर कहां जाता है? एनआईटी के पास में। तो while a industrial tribunal handle the local factory issue, NIT is set up by the central government when fight is so big that it affect the entire country or involve companies spread across many different state। या तो अलग अलग राज्यों की कंपनी है या फिर मैटर इतना बड़ा हो चुका है कि वो क्या है? बहुत ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर हो गया। कब बनाते हैं? जब मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या फिर मैटर कैसा हो? मल्टी स्टेट इंपैक्ट वाला। इसके अंदर भी कितने लोग होते हैं? दो। नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल में भी कितने लोग होते हैं? दो, एक जुडिशियल और एक एडमिन। हेड कौन होगा? जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियल मेंबर कौन होता है? जनरली जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और एडमिन कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया। दोनों में से हाई किसको माना जाता है? जुडिशियल मेंबर को माना जाएगा। ठीक, अब एक बार 46 तक रीड करो।
46 तक पढ़ लिया था, 46 तक कोई समस्या तो नहीं, पक्का? कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं मान रहे हैं कि लेबर लॉ वो वाला पोर्शन है जो टफ है? नहीं, ये गलत सोच रहे हो। मतलब जब क्वेश्चंस आएंगे, जब आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा 1 महीने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि इजी पोर्शन यही वाला है। कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, पर है आसान, आसान है और कॉन्क्रीट है। आप ये देखिए कि आपको ये पता है कि 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, वहां कंफ्यूजन नहीं है कि कम लिखना है या ज्यादा लिखना है। आगे वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो सकता है कि कितना लिखें, कितने लिखने में मार्क्स मिलेंगे। यहां पर उन्होंने जितना दे रखा है सिर्फ उतना ही लिखना है, तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्क्रीट है, आसान भी है कंपेरेटिवली। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, कोई केस स्टडीज नहीं आएगी, तो पोर्शन इज इजी अगर आप ध्यान देंगे तो। सेक्शन नंबर याद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बस चलेगा, चलेगा। हाँ, नंबर तो कटेंगे ना, 1 नंबर कटेगा क्या? हाँ, 1 नंबर कटेगा सेक्शन नंबर नहीं लिखने का। मैंने पॉश का टेस्ट अभी तक नहीं लिया तुम लोगों का, या हो गया? पॉश का कब लिया था मैंने? वीकली टेस्ट लिया था शायद मैंने, वीकली लिया था ना, मंथली तो नहीं हो पाया ना? वीकली हो गया था ना? वो छूट गया यार परसों के टेस्ट में, वो ले सकता था क्योंकि वो पढ़ा हुआ था तुम्हारा ऑलरेडी। अब तो पेपर बन गया भाई, अब क्या? कल ही है ना टेस्ट? अच्छा, परसों भी नहीं है, कल ही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 47, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल और एनआईटी। देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल हो, दोनों के अंदर कितने लोग होंगे? 2। एक का होगा नाम जुडिशियल मेंबर और एक का नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। अपन ने इन लोगों को क्यों अपॉइंट किया है? ताकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करे, बराबर। पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके पास में कोई एक मैटर गया जिस मैटर में ये बोल रहा है कि कौन सही है, एम्प्लॉयर, और ये बोल रहा है कि कौन सही है, एम्प्लॉय। तो आप क्या करें? काम तो क्या था कि ये हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, पर उसके अंदर कितने लोग हैं? 2, और एक बोल रहा है कि एम्प्लॉयर सही और एक बोल रहा है एम्प्लॉय सही। तो पहले तो कोशिश करो कि अपने बीच में जो डिफरेंस ओपिनियन है उसको रिजॉल्व करो और दोनों एक ओपिनियन के ऊपर आ जाओ, मतलब दोनों कंसेंसस बना लो। क्या बना लो? कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाए तो दोनों अपने अपने रीजंस रिकॉर्ड करो कि क्यों आपके हिसाब से एम्प्लॉयर सही है, क्यों आपके हिसाब से एम्प्लॉय सही है, और दोनों अपनी बातें किसको बता दो? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। किसको बता दो? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगी। क्या करेगी? थर्ड पर्सन को अपॉइंट। ये थर्ड पर्सन कौन होगा? जुडिशियल मेंबर। ये थर्ड पर्सन आकर के क्या बन जाएगा? रेफरी, या जिसे आप क्या बोल सकते हैं? अंपायर। जो बोलेगा या तो एम्प्लॉयर सही है या फिर एम्प्लॉय, ये जिसकी तरफ फैसला दे देगा वो पार्टी जीत जाएगी, मेजोरिटी जिसकी तरफ चले जाए। अभी 1-1 था, तो ये आकर के या तो इसको 2 कर देगा, इसको 1 कर देगा, या इसको 1 कर देगा और इसको 2 कर देगा। तो जिस साइड भी 2 आएगा मेजोरिटी विंस, उसको अपन जिता देंगे। तो क्या बोल रहे हैं? पहली नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कास्टिंग वोट नहीं दिया, यहां पर नया पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट बोथ द मेंबर शुड एग्री। दोनों मेंबर को एग्री करना चाहिए। इफ दे बोथ साइन द सेम डिसीजन इट इज कॉल्ड कंसेंसस। तो कंसेंसस बन गया। If they cannot agree, they must clearly write down the specific point where they disagree. कहां पर आप दोनों के मेल नहीं मिल रहे हैं ये हमको बता दो लिख करके, और किसको रिपोर्ट भेज दो? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करेगी किसी दूसरे ट्रिब्यूनल से, और उसको क्या बोल देगी कि तुम कौन हो? रेफरी। वो नया मेंबर आकर के क्या करेगा? डिस्प्यूटेड पॉइंट के ऊपर अपना नतीजा देगा, और फिर या तो जुडिशियल की तरफ चला जाएगा या एडमिन की तरफ, और कहीं पर 2-1 या फिर कहीं पर 1-2 की स्थिति आ जाएगी और मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सेक्शन नंबर 49, प्रोसीजर पावर ऑफ द कंसीलिएशन ऑफिसर एंड द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के अंदर दोनों आ गया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी आ गया और नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल भी आ गया। कंसीलिएशन मतलब गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर, और आर्बिट्रेटर क्या होता है वो अभी अपन अपने एक सेक्शन छोड़ रखा है 42, अभी वो पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो, या जो कंसीलिएशन ऑफिसर है वो, या फिर जो आईटी या फिर एनआईटी है, इनके पास क्या पावर होते हैं? तो बोल रहे हैं इनके पास वही पावर है जो पावर किसके पास होते हैं? सिविल कोर्ट के पास। तो जो मैं तो क्या बोल रहा हूं,
उनमें जेआईजीएल के अंदर तुमने सिविल कोड के पावर पढ़े होंगे, उनको याद कर लेना, वो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। मतलब यहां भी आ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कौन से पावर एक्सरसाइज करती है, तो वही जो सिविल कोड के, और सिविल कोड के जो पावर है वो सब जगह एक जैसे लिखे हैं, यहां पर भी वही लिखा हुआ है। आप किसी को भी बुलवा सकते हो, अटेंडेंस इन्फोर्स करवा सकते हो, किसी से भी ओथ एग्जामिन करवा सकते हो, किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, किसी को भी कोई डायरेक्शन इशू कर सकते हो। अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन आपको लग रहा है तो वो एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आप मांग सकते हैं, बराबर। ये सारे पावर किसी ट्रिब्यूनल के नहीं है, ये सारे पावर किसके हैं, सिविल कोर्ट के। पर क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल को क्या मान लिया है, सिविल कोर्ट, तो ट्रिब्यूनल के पास में भी ये सारे पावर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बराबर। तो ट्रिब्यूनल हो, नेशनल इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल हो, कंसीलेशन ऑफिसर हो या आर्बिट्रेटर हो, सभी के पास में पावर कैसे हैं, जैसे पावर सिविल कोर्ट के पास होते हैं वैसे, बराबर। हाँ या ना। जैसे ही आप सिविल कोर्ट के पावर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मान लिया जाता है कि आप कौन है, पब्लिक सर्वेंट। कौन है, पब्लिक सर्वेंट। और क्योंकि आप आपकी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो, कोई भी आपके ऊपर सिविल सूट फाइल नहीं कर पाएगा। पढ़ा होगा ना, इम्यूनिटी फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द सिविल सूट, अपन ने भी पढ़ा था सेक्शन 16 में, और जेआईजीएल के अंदर भी कहीं ना कहीं पर ये वाली बात आई होगी। ठीक है, यहां तक की बात बोलो, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर है यहां तक बात। कंसीलिएशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट, किस तरीके से कंसीलिएशन ऑफिसर काम करेगा। तो अब यहां पर प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कंसीलिएशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि कंसीलिएशन अपनी टांग उस मामले में नहीं अड़ाएगा जो कितना पुराना हो, 2 साल से ज्यादा पुराना। तो 2 साल से पुराने मैटर के ऊपर कंसीलिएशन होगा ही नहीं, हमेशा मैटर कहां जाएगा, ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है, तो इफ द डिस्प्यूट इज ओल्डर देन 2 years, तो ऐसे केस में मीडिएशन फिर आपके लिए सही रास्ता नहीं। ऑफिसर का काम क्या होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, यहां पर ऑफिसर का मतलब कौन है, कंसीलेशन ऑफिसर। तो कंसीलेशन ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो 2 रास्तों पर आ सकता है, उसके पास 2 डिसीजन आ सकते हैं। पहला तो क्या कि सेटलमेंट हो गया, और दूसरा सेटलमेंट नहीं हो पाया। सेटलमेंट हो जाने का मतलब क्या है, आप गए थे दोनों पार्टी के बीच बचाव करने के लिए, तो दोनों पार्टी की बात सुनी आपने, और दोनों पार्टी ने आपकी बात सुनी, और मामला बाद में सेटल हो गया। लेट्स से मैटर ये था कि एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि हमें 10% का बोनस दो, और एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं कितना दूंगा, 8.33%। दोनों इस बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो मैटर कहां गया, कंसीलेशन में। कंसीलेशन ऑफिसर आया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करा, उसने एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड चेक करे, और उसने क्या बोला, एक काम करो 9% का बोनस दे दो। तो एम्प्लॉयर भी हाँ कर गया, और एम्प्लॉय भी हाँ कर गया कि हाँ 9% चलेगा। तो इसका मतलब क्या कि दोनों पार्टी किसी सेटलमेंट पर पहुंच चुकी है, मतलब किसी नतीजे पर पहुंच चुकी है कंसीलेशन ऑफिसर के समझाने के बाद। तो पहला तो क्या हो सकता है कि सेटलमेंट रीच हो गया। अगर सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट को लिख लो, दोनों पार्टी से साइन करवा लो, और किसको फॉरवर्ड कर दो, गवर्नमेंट को, कि भाई हमने यहाँ पर अपना काम कर दिया है, बराबर। या फिर क्या हो सकता है कि सेटलमेंट ना हो, सेटलमेंट नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बता देंगे कि भाई सेटलमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट को क्या बोल देंगे कि सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो पहला क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम, सेटलमेंट रीच। तो सेटलमेंट अगर हो जाता है तो क्या बना लो, सक्सेस रिपोर्ट बना लो। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाया तो ऑफिसर एक फेलियर रिपोर्ट बनाता है, और वो किसको भेज देता है, गवर्नमेंट को, कि भाई इन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने इन दोनों की बात नहीं सुनी, कंसीलेशन नहीं हो पाया। और ये रिपोर्ट आपको कितने दिनों में सबमिट करनी है, 45। सेटलमेंट रिपोर्ट होगी तो भी 45, और सेटलमेंट नहीं हो पाया तो भी 45। दोनों बातें कितने में बता दो, 45 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को बता दो। हालांकि ये टाइम 45 से कितना कर दिया जाता है, 14, अगर इमरजेंसी का टाइम हो। अगर वर्कर ऑलरेडी किस पे बैठ चुके हैं, स्ट्राइक पर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक चुकी है, तो 45 डेज का टाइम मतलब सिर्फ कितना टाइम है, 14 डेज का। फटाफट फटाफट काम करो और 14 दिनों के अंदर मैटर रिजॉल्व करो, बराबर। अगर कंसीलिएशन फेल होता है तो मैटर कहां जाएगा बोलो, इंडस्ट्रीज ट्रिब्यूनल के पास, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। तो वो कितने दिनों में जाएगा, 90 days फ्रॉम द फेलियर रिपोर्ट टू अप्लाई फॉर द आईटी। कितने दिनों के अंदर अंदर करना है अपने को, 90 दिनों के अंदर अंदर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, बराबर। चल इसको रीड करो एक बार, ये 1 मिनट, एक सेक्शन और पढ़ा देता हूं 42, उसके बाद रीड करना। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो अपन डायरेक्टली कहां चले गए थे,
कंसीलिएशन के लिए। अपन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप एक कंसीलिएशन ऑफिसर अपॉइंट कर दो, हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट के पास जाने के बजाय पहले क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपन अपन दोनों पार्टी मिलकर के क्या कर लेते हैं, मैटर को सॉल्व। गवर्नमेंट भी वही करवाएगी, किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगी। एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, तो उस थर्ड पर्सन को कहा जाता है आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। Instead of going to a government labor court and waiting for the years, the employer and worker can sit together and say, let's choose a person we both trust to solve our problem and give a fair decision। कोई एक ऐसा आदमी ढूंढते हैं जो अपन दोनों की बात सुनेगा और फिर उसके बाद में एक फेयर डिसीजन लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। ये वॉलेंट्री होता है, बोथ साइड एग्री करेगी तो ही आर्बिट्रेशन होगा, अदरवाइज आर्बिट्रेशन नहीं होगा। आर्बिट्रेशन नहीं होता है तो फिर कहां जाते हैं, कॉन्सिलेशन। क्योंकि कॉन्सिलेशन कौन करवाता है, गवर्नमेंट। जब आप खुद कर रहे हैं तो वो क्या है, आर्बिट्रेशन। दोनों में अंतर नहीं होता है, दोनों में बीच बचाव ही हो रहा है, दोनों में न्यूट्रल थर्ड पर्सन आकर के काम कर रहा है। पर हम खुद कर रहे हैं तो आर्बिट्रेशन है, और गवर्नमेंट से करवा रहे हैं तो कंसीलिएशन। हाँ या ना, बराबर। आर्बिट्रेशन करने से पहले क्या होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट की दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन करना चाहती है। आर्बिट्रेशन करने के लिए आप किसी एक पर्सन को चूज कर सकते हो कि ये आर्बिट्रेटर होगा, या आप बहुत सारे लोगों को चूज कर सकते हो कि ये सभी लोग ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं, इफ दे चूज एन इवन नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि आपने 2 या फिर 4 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए, दे मस्ट ऑल्सो नेम एन अंपायर। तो आपको क्या भी बताना पड़ेगा, अंपायर का नाम भी बता। अंपायर का मतलब है रेफरी, जो टाई को आकर के ब्रेक करेगा। या तो आप कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, 7, या फिर 3, या फिर 5। मतलब आप ऑड चूज कर लो तो टाई वाली दिक्कत नहीं आएगी, अगर इवन चूज कर रहे हो तो एक अंपायर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों पार्टी एग्री करती है कि हम क्या करना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन, आपको बताना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। कंसीलेशन में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट का ही ऑफिसर था। यहां पर हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा क्योंकि हम करवा रहे हैं, अपनी तरफ से करवा रहे हैं। तो वंस द एग्रीमेंट इज साइंड, अ कॉपी इज सेंड टू द गवर्नमेंट एंड द कंसीलिएशन ऑफिसर। कंसीलिएशन ऑफिसर के पास भी कॉपी जाती है, क्यों, कि अगर आर्बिट्रेशन फेल हो तो वो खुद से उधर आ जाए, क्योंकि अगला काम तो उसी का है। If the government sees that majority of the workers are represented, it will publish a notification। अगर वो ये देख लेती है कि हम majority of the worker क्या एग्री कर चुके हैं आर्बिट्रेटर में, तो वो आर्बिट्रेशन को अनाउंस कर देती है। फॉर द जनरल फाइट, जैसे कि सैलरी या फिर बोनस, वर्कर आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल, बराबर। इफ इट इज एन अबाउट एन इंडिविजुअल वर्कर, द वर्कर कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ। अगर कोई इंडिविजुअल का केस है तो वो इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कॉमन केस है तो नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात, once the government notify arbitration, it can order the worker to stop on going strike। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि अपन थर्ड पर्सन से अपना डिस्प्यूट सॉल्व करवा रहे ना, तो जब तक डिस्प्यूट का सॉल्व नहीं हो जाता तब तक स्ट्राइक पर मत जाओ, तब तक काम करते रहो, क्योंकि मैटर तो सुन रहे हैं ना। एक ऑफिसर अपॉइंट हो चुका है जो मैटर सुन रहा है, तो जब तक मैटर आर्बिट्रेशन में है तब तक आपको क्या नहीं करना है, स्ट्राइक। सेम लॉकआउट नहीं करना है किसको, एम्प्लॉयर को। हम एम्प्लॉयर को भी क्या बोलेंगे कि अभी लॉकआउट करने की जरूरत नहीं, जब तक मैटर कहां चल रहा है, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जब तक आप स्ट्राइक करना अलाउड आपको नहीं होता। तो रेगुलर, हाँ, और उसके अलावा क्या बोला कि वो जो आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996 आपने पढ़ा है वो यहां पर अप्लाई नहीं होता है, वो फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। यहां पर एक स्पेशल प्रोसेस है जिससे आर्बिट्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये 42 पढ़ो और वो जो बचे हुए सेक्शन है वो रीड करो।
नहीं, नए को, ये चार में से भी बना सकते हैं। क्या? बहुत सारे लोग जिसमें एंगेज है, यस।
सेक्शन नंबर 49, कंपेल डॉक्यूमेंट। कंपेल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फोर्स अ कंपनी टू शो इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अटेंडेंस रजिस्टर। ये जो जुडिशियल मेंबर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है या फिर कंसीलेशन ऑफिसर है, इनके पास में ये पावर है कि किसी भी कंपनी के ऊपर जोर लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि तुम हमें अपने क्या दिखाओ, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। कंपेल का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना। दूसरा, इशू कमीशन। इशू कमीशन का मतलब होता है डायरेक्शंस इशू करना। सेंड समवन एल्स टू गो एंड इंटरव्यू अ विटनेस हु इज टू सिक और फार अवे टू कम टू द कोर्ट। मतलब अगर कोई पर्सन कोर्ट नहीं आ सकता तो हम क्या बोल देंगे कि हम हमारा एक आदमी भेजेंगे, वो आकर के वहां पर तुम्हारा क्या ले लेगा, जो वो टेस्टिमनी जो होती है वो वहीं पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ऐसा पावर भी किसके पास होता है, सिविल कोर्ट के पास में होता है। हमने पिक्चरों में देखा भी है कि कभी कभी जब कोर्ट बुलाती है तो वहां पर अगर वो विटनेस नहीं जा पाता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, हमारे यहाँ से कोई जज जो है वहां पर चला जाएगा और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये सारे पावर सिविल कोर्ट के हैं और यही पावर इनके ऑफिसर्स के भी हैं। बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस। लेबर लॉ में इतनी नींद क्यों आ रही है? क्योंकि तुम नींद ले रहे हो। पार्ट पर आसान है, मैं तो फिर भी यही बोल रहा हूं। अब देखो, नहीं, इसके पीछे रीजन लेबर लॉ नहीं है, इसके पीछे रीजन है लंबा समय। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते लगभग 4, 4.5, 5 महीने हो गए। पता चल गया है कि कोर्स जो है वो खत्म होने वाला है। तो जैसे जैसे अपन कंप्लीशन की तरफ आते हैं किसी भी चीज की, तो थोड़ा सा आलस आना लाजमी है। तो वो आलस है। बाकी मैं यही बोल रहा हूं, हम आखिरी में पढ़ा रहे हैं लेबर लॉ, मैं आखिरी में पढ़ा रहा हूं, या विराज सर आखिरी में कोई 2-3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, संतोष सर कोई 2-3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों के थके होने से उन चैप्टर्स का वेटेज एग्जाम में कम नहीं होता है। वो वेटेज उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने शुरू के चैप्टर्स थे। अपनी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 40 मार्क्स का आना है, मतलब आना है ना। तुम लोग थको, तुम लोग अच्छे से पढ़ो, तुम लोग याद करो नहीं करो, क्लास आओ नहीं आओ, उससे उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो जैसा पेपर बनाना है उनको वैसा का वैसा बनाएंगे। और रही बात इसकी, तो थोड़ा सा लेबर लॉ कैसा पोर्शन चलता है जिसके अंदर उन्होंने चैप्टर बड़े कर दिए। अभी जैसे पिछले अटेम्प्ट तक की बात करते हैं ना अपन, तो ये जो बात मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये सब अलग अलग चैप्टर्स में होती। जैसे ट्रेड यूनियन का एक अलग चैप्टर हुआ करता था, स्टैंडिंग ऑर्डर एक अलग चैप्टर हुआ करता था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अलग चैप्टर था। तो उन्होंने अब चैप्टर्स को हटा करके क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो जिसकी वजह से चैप्टर की लेंथ बड़ी हो गई है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप तो इसको चैप्टर ब्रेक मानो कि ये यहाँ पर क्या हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से नए एक्ट की बातें चालू हो गई है। जो पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हुआ करता था, अब ये सारी उसकी बातें। तो ऐसा चैप्टर ब्रेक उन्होंने देके रखा हुआ है। पर हाँ, थोड़ा सा बड़ा तो है, इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी पोर्शन अगर आप देखो तो मुझे तो पोर्शन अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। खास करके जो इस चैप्टर में बातें कर रहे हैं वो तो इंटरेस्टिंग बातें, कॉन्क्रीट बातें। सिर्फ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एक ऐसा कोड था जो थोड़ा सा बोरिंग था, क्योंकि उसके अंदर कॉन्क्रीट चीजें नहीं थी। बाकी कोड ऑन वेजेस में तो आपके पास टाइम है। वेज पीरियड नया कॉन्सेप्ट था, कितने दिनों में पैसा देना है वो नया कॉन्सेप्ट था। बोनस कैसे कैलकुलेट कर, हाँ बोनस ही करा था ना अपन ने, बोनस कैसे कैलकुलेट करते वो नया कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर ट्रेड यूनियन कब बना सकते हैं कब नहीं बना सकते। तो ये तो अच्छा पोर्शन चल रहा है अभी वाला। तो सिर्फ एक चैप्टर 16 था जो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बाकी तो पोर्शन अच्छा है। कोई चिंता वाली बात नहीं। पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, या तो मेरे साथ पढ़ो या अलग से पढ़ो अकेले, पर पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो पास होना ही नहीं ना, 40 मार्क्स का पोर्शन है ये। चलो, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, सेक्शन नंबर 62। देखो, सेक्शन 62 इज द पीस कीपिंग प्रोटोकॉल। इन द ओल्ड डे वर्कर कुड गो ऑन अ लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब क्या? मर्जी हुई और कल से काम नहीं कर रहे। लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब एकदम से स्ट्राइक करना, सडन वॉकआउट। और बॉसेस कुड लॉकआउट। बॉस भी क्या बोल, बॉस मतलब कौन, एम्प्लॉयर, वो भी क्या बोलेगा कि कल से मैं ऑफिस नहीं खोलूंगा। विदाउट एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं। ऐसा पहले के समय में हुआ करता था। दिस कॉस्ट चाउस। चाउस का मतलब क्या होता है? अफरा तफरी मच जाती थी इससे। दिस सेक्शन मैंडेट कूलिंग ऑफ पीरियड। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, एक मैकेनिज्म कूलिंग ऑफ का लाए।
It says you can strike or lock out, but you must give the other side a fair warning, and you cannot stop work while a legal authority is already trying to solve the problem. तो दो बातें बोली. पहला तो क्या बोला कि तुमको स्ट्राइक करना है करो, तुमको लॉकआउट लगाना है लगाओ, हम इससे मना कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तुम्हारा राइट है, करो. पर इसको करने से पहले ध्यान रखो कि आप सामने वाले को वार्निंग दो. वार्निंग दो मतलब समय दो, उसे संभलने का थोड़ा सा समय दो. दूसरा, जब गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो अभी स्ट्राइक या लॉकआउट मत करो. जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा भी था कि अगर मैटर ऑलरेडी कहां चल रहा है, आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन, ट्रिब्यूनल या फिर एनआईटी, तो ऐसे केस में आपको क्या नहीं करना है? स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं करना. तो देखो, यू मस्ट गिव अ नोटिस विद इन 60 डेज बिफोर द स्ट्राइक और लॉकआउट. जब आपको स्ट्राइक या लॉकआउट करना है तो कितने दिनों का नोटिस देना पड़ेगा? 60 डेज का. कितने दिनों का? 60. यू कैन नॉट स्ट्राइक, यू कैन नॉट स्टार्ट द स्ट्राइक और लॉकआउट विद इन द फर्स्ट 14 डेज ऑफ गिविंग द नोटिस. मतलब क्या? आप ऐसा बोल दो कि हम अगले 60 दिनों के अंदर अंदर कहां चले जाएंगे? स्ट्राइक में. 60 दिन बाद नहीं जाएंगे, 60 दिनों के अंदर अंदर कहां चले जाएंगे? स्ट्राइक पर. पर ऐसा जिस दिन बोल रहे हो उसके 2 वीक तक मत जाना. कब तक नहीं जाना? 2 वीक तक. यू कैन नॉट स्टार्ट द स्ट्राइक विद इन फर्स्ट 14 डेज ऑफ गिविंग द नोटिस, ताकि सामने वाले को कितना समय मिल जाए? 2 सप्ताह का. और गवर्नमेंट आकर के क्या कर पाए? इंटरवीन, मतलब गवर्नमेंट इस चीज को थोड़ी सी सॉल्व कर पाए, रोक पाए. यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटिंग फ्रॉम स्ट्राइकिंग और लॉकआउट. आप कुछ समय पर स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते. कब? जब मैटर क्या चल रहा है? कंसीलिएशन में. मैटर कहां है? कंसीलेशन में. तो +7 डेज, जिस दिन कंसीलेशन खत्म हुआ उसके अगले 7 दिनों तक भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकते. जब मैटर कहां चल रहा है? ट्रिब्यूनल में या फिर एनआईटी में. तो जब तक चल रहा है प्लस अगले 60 दिन तक भी नहीं जा सकते. और जब मैटर कहां चल रहा है? आर्बिट्रेशन में, तो भी 60 दिनों तक नहीं जा सकते. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक या लॉकआउट पे जाने की बजाय आप क्या करें? अपने मैटर को सॉल्व करें पीसफुली. इफ अ रिटर्न एग्रीमेंट, जैसे कि सेटलमेंट या फिर कोर्ट ऑर्डर, इज ऑलरेडी इन द ऑपरेशन रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक मैटर. जिस मैटर के ऊपर आपकी लड़ाई चल रही है, आप बोल रहे हो कि हमारी सैलरी बढ़ाओ. हमारी सैलरी कितनी अभी? 8,000. आप बोल रहे हो कि हमारी सैलरी कितनी कर दो? 10,000. और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि आपकी सैलरी बढ़ा करके कितनी कर देंगे? 9,000. और ये इन्फोर्स होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा. इस दौरान भी आप क्या नहीं कर सकते? स्ट्राइक नहीं कर सकते. अगर कोई सेटलमेंट ऑर्डर या कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है तो यू कैन नॉट स्ट्राइक और लॉकआउट जब तक वो सेटलमेंट का समय चल रहा है या वो अवार्ड जिस समय पे चल रहा है उस समय. द एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट एनी स्ट्राइक और लॉकआउट नोटिस दे रिसीव विद इन 5 डेज. हमने क्या बोला है कि स्ट्राइक पे जाना है तो जाओ. कितने दिन का नोटिस दो? 60 दिन का. तो जैसे ही 60 दिन का नोटिस आएगा किसके पास? एम्प्लॉयर के पास. वो दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा? कंसीलेशन ऑफिसर के पास, 5 दिनों के अंदर अंदर, कि हमारे पास में नोटिस आया है कि वर्कर कहां जाने वाले हैं? स्ट्राइक पर जाने वाले. इफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट हैपन where one was already in existence, it must be reported to the authority on the same day. मतलब पहले स्ट्राइक चल रही थी तो एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं भी क्या लगाता हूं? लॉकआउट. या लॉकआउट चल रहा था तो एम्प्लॉइज ने क्या बोला? हम भी क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक. तो एक ऑलरेडी चल रहा था और दूसरा आपने चालू किया, तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को, कि भाई काउंटर मूव आया है सामने वाली पार्टी से. ठीक है? क्या कोई इसके अंदर समस्या? यहां तक कोई समस्या? इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट. कब स्ट्राइक को इलीगल मानेंगे या कब लॉकआउट को इलीगल मानेंगे? तो क्या बोल रहे हैं? किसी भी स्ट्राइक या लॉकआउट को इलीगल मानेंगे अगर उसने 16, 14 या पेंडेंसी रूल को फॉलो नहीं किया तो. 60 मतलब क्या? 60 दिन का नोटिस. 14 मतलब क्या? नोटिस देने के 14 दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते. और पेंडेंसी मतलब आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन या फिर ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास मैटर चल रहा है, तो वो 7 दिन 60 दिन का जो टाइम था उसमें भी आप अभी स्ट्राइक नहीं कर सकते. अगर करी तो स्ट्राइक को क्या मान लेंगे? इलीगल. क्या मान लेंगे? इलीगल. इट कंटिन्यूस इवन आफ्टर अ गवर्नमेंट ऑर्डर हैज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 42. मतलब क्या? मैटर अगर आर्बिट्रेशन में भी गया है तो भी आप क्या नहीं कर सकते? स्ट्राइक नहीं कर सकते. अभी अपन ने ऊपर पढ़ा. इफ अ स्ट्राइक स्टार्टेड लीगली. स्ट्राइक चालू कैसे हुई थी?
लीगली, हमने सारे नोटिस वगैरह दिए, देन द केस वाज फाइल्ड इन द ट्रिब्यूनल, और बाद में फाइल कहां हुआ मैटर, ट्रिब्यूनल के पास या फिर आर्बिट्रेटर के पास। स्ट्राइक डज नॉट सडनली बिकम इलीगल जस्ट बिकॉज द कोर्ट के स्टार्टेड। जब हमने चालू किया तब तो लीगल थी सब कुछ बात, अब आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो क्या हमारी स्ट्राइक इलीगल बन गई क्या? नहीं, चालू तो बराबर से हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। As long as the government has not specifically passed an order to stop it, the strike can continue. तब तक चलाते रहो जब तक गवर्नमेंट आपको मना ना करे। गवर्नमेंट मना कर दे तो बंद कर देना, उसके बाद भी बंद नहीं करी तो फिर कैसी हो जाएगी? इलीगल। तो फिर कैसी हो जाएगी? इलीगल। इफ एन एम्प्लॉयर डज एन इलीगल लॉकआउट एंड वर्कर गो ऑन अ स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स, तो फिर स्ट्राइक को इलीगल नहीं मानते। अगर लॉकआउट कैसा है? इलीगल। उसको काउंटर करने के लिए लोग कहां चले गए? स्ट्राइक पे। तो स्ट्राइक को क्या नहीं मानेंगे? इलीगल नहीं मानेंगे, उसे क्या मानेंगे? लीगल मानेंगे। सिमिलरली अगर वर्कर ने क्या स्ट्राइक करी? इलीगल स्ट्राइक, और एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट में क्या आ गया? लॉकआउट पे, तो लॉकआउट को भी क्या नहीं मानेंगे? इलीगल नहीं माना जाएगा। बराबर? कोई समस्या इसके अंदर? कोई समस्या यहां तक? प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू द इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। आप कभी भी किसी को क्या नहीं कर सकते? मदद नहीं कर सकते स्ट्राइक को भड़काने के लिए या फिर लॉकआउट को लंबे समय चलाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर है वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, वो अपनी स्ट्राइक खत्म करने ही वाले थे 2 दिन में। पता है क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था उन लोगों के पास में, उनको भी तो घर चलाना है। तो वो लोग क्या सोच रहे थे अब कि वापस से काम करने चलेंगे। इतने में मेरा एक कॉम्पिटिटर आया और उसने मेरे वर्कर्स को पैसा बांट दिया। क्या बोला? कि तुम तो स्ट्राइक पे ही रहो। तो वो जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी है, वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना इलीगल है, ऐसा करना अलाउड नहीं। आप किसी को भी स्ट्राइक या लॉकआउट के दौरान फाइनेंशियल मदद नहीं पहुंचा सकते। Section 64 is the funding cutoff rule. It recognizes that a strike or lockout cannot last long without money. ज्यादा लंबे समय तक लॉकआउट नहीं चलेगा, ज्यादा लंबे समय तक स्ट्राइक नहीं चल सकती क्योंकि पैसा नहीं है उन लोगों के पास में। तो इफ अ स्ट्राइक हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, this section makes it a crime for anyone to provide financial support to keep that illegal activity going. हम उस illegal activity को continue नहीं करना चाहते, तो जो भी पर्सन उस illegal strike में मदद करता है उस पर्सन को भी क्या मान लेते हैं? गिल्टी। इट एम्स टू ड्राई अप द रिसोर्सेस ऑफ दोस हु ब्रेक द लॉ। जिसने लॉ ब्रेक करा है हम उसके पास में पैसा नहीं पहुंचने देते। The word knowingly is a crucial. A person is only guilty if the know the strike or lockout is illegal. अगर उन्हें ऐसा लगा कि स्ट्राइक तो लीगल थी और उन्होंने मदद करी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्हें पता था कि स्ट्राइक कैसी है, इलीगल, फिर भी मदद करी तो गलत है। द मनी मस्ट बी स्पेंट इन द डायरेक्ट सपोर्ट। वो डायरेक्ट सपोर्ट में आनी चाहिए स्ट्राइक के या फिर लॉकआउट में। जैसे कि दिस इंक्लूड पेइंग फॉर द पोस्टर, आपने लाउड स्पीकर लगा के दे दिया उनको, टेंट लगा करके दे दिया, या फिर और प्रोवाइडिंग स्ट्राइक पे टू द वर्कर हु आर नॉट वर्किंग। स्ट्राइक पे का मतलब क्या है? कि तुम तो स्ट्राइक करो, जितना तुम्हारा आज का पैसा है वो तुमको मैं दूंगा। मतलब उसने दिन का पैसा उसको कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये स्ट्राइक के केस में लगता है वैसे ही वो किसके केस में भी लगता है? लॉकआउट के केस में भी। फॉर स्ट्राइक आउटसाइड यूनियन और वेल्थी इंडिविजुअल कैन नॉट सेंड मनी। स्ट्राइक के केस में क्या नहीं भेज सकते? कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी वेल्दी पर्सन क्या नहीं भेज सकता? सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। फॉर लॉकआउट अ पेरेंट कंपनी और एसोसिएशन कैन नॉट गिव फाइनेंशियल एड टू अ फैक्ट्री। मतलब सब्सिडरी कंपनी को कौन सपोर्ट नहीं कर सकता? होल्डिंग कंपनी नहीं कर सकता कि हम तुमको पैसे देते हैं, तुम तो लॉकआउट चलने दो। ऐसा करना कुछ भी अलाउड नहीं। रीड करो, यहां तक रीड करो, सेक्शन 64 तक रीड करो। बस यही।
हेलो, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर से रिलेटेड कुछ बातें। अभी आगे के कुछ सेक्शंस में जो अपन बात कर रहे हैं वो बातें सिर्फ किस कंपनी पे लगती है, जिस कंपनी में कितने लोग काम करते हो, 50 से लेकर के 300, न 300 से ज्यादा न 50 से कम, बस फालतू बात बाकी की। इसके अंदर आओ अब, सेक्शन नंबर 66 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस का आगे रेलेवेंस आएगा, पूछेंगे वो कि कंटिन्यूअस सर्विस मतलब क्या। तो देखो, किसी भी एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस सर्विस कब मानते हैं, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि आपने 1 साल काम किया या नहीं किया, आप मेरे यहां पर 2 साल से काम कर रहे हो, आप मेरे यहां पर 5 साल से काम कर रहे हो, तो क्या 1 साल, 2 साल या 5 साल का मतलब, 1 साल का मतलब 365 दिन है क्या 2 साल का मतलब 300, 300, 600, कितना हो गया ये, 700, कितना, अरे जितना भी हुआ 800 के आसपास में जो भी दिन है, क्या इसका मतलब इतना है क्या, नहीं। इतने दिन को इंसान काम कर सकता है क्या, नहीं, नहीं कर, 730 होता है, ठीक है, तो उतने दिन की बात है क्या, नहीं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट। देखो कितनी बढ़िया बात बोल रही है, क्या बोल रहे हैं कि लाइफ कोई परफेक्ट नहीं है, लोग बीमार भी होते हैं, लोग छुट्टियां भी लेते हैं, फैक्ट्री कभी कभी बंद भी हो जाती है, तो 365 दिन आके झाड़ू लगाएंगे क्या लोग, नहीं। तो 365 दिन आने पे अपन 1 साल मानेंगे क्या कंप्लीट, नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस डज नॉट मीन यू वर्क 365 डेज विदाउट अ सिंगल ब्रेक। पूरे 365 दिन काम करना जरूरी नहीं 1 साल काम करने के लिए। इट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ गैप्स आर अलाउड, कौन से गैप अलाउ कर दिए गए हैं। तो देखो, अगर आप कोई बीमार होते हो या आपका कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से आपने 7 दिन की छुट्टी ली है, तो हम मानते ही नहीं है कि आपने 7 दिन काम नहीं किया, मतलब उसकी वजह से कंटिन्यूअस सर्विस को इंटरप्ट नहीं किया जाता। या फिर ऑथोराइज्ड लीव, 11 दिन काम करने पे एक छुट्टी, 18 दिन काम करने पर एक छुट्टी, याद है आप लोगों को, तो वो छुट्टी अगर आप लेते हो तो उससे भी कम नहीं होता। अगर कोई लीगल स्ट्राइक थी या लीगल लॉकआउट था, तो ऐसे केस में भी उस दिन आपने काम नहीं किया होगा, पर फिर भी हम आपकी कंटिन्यूअस सर्विस को इंटरप्ट नहीं करते। या फिर वर्क स्टॉपेज वेयर द वर्कर इज नॉट एट अ फॉल्ट, ले ऑफ, सिंपल सा, कि भाई काम करने आए, काम नहीं करवा पाए, हम क्या करें उसमें, हमारी तो प्रेजेंट लगनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर आपने साल भर में कितना काम कर लिया, 240 दिन, कितने दिन काम कर लिया, 240, तो 1 साल में अगर 240 दिन काम करते हो तो मानेंगे कि आपने 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस दे दी है। पर अगर आप माइंस में काम करते हो तो 1 साल में मात्र कितने दिन काम कर दो, 190, कितने काम कर दो, 190, तो माइन में थोड़ा सा कम कर दिया है, और नॉर्मल केस में कितना बोल दिया, 240, तो 365 में से माइनस करो 240, तो कितना बचा, 125 दिन। ये 125 दिन तुम छुट्टी पे रहो, तुम संडे पे रहो, जो मर्जी पड़े करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुमने अगर इतना काम कर लिया, हम तो मान लेंगे कि तुमने 1 साल की सर्विस दे दी है, बराबर। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी स्टेब्लिशमेंट होती है जहां पर पूरे साल काम नहीं चलता, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो 6 महीने का रूल फॉलो किया जाता है। तो 6 महीने के केस में आप कितना काम कर लो, डिवाइड बाई 2, 190 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 95, और 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 120, तो 6 महीने में 120 दिन काम कर लो, या फिर 95 डेज काम कर लो माइंस के केस में, तो भी मान लेंगे कि आपकी 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हो गई है। 6 महीने में 95 काम करो या 1 साल में 190 करो, बात तो एक ही है ना, हाँ या ना। 6 महीने में 120 करो या 1 साल में 240 करो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इतना काम अगर आप कर लोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी है, ठीक। टू रीच द 240 डे टारगेट द लॉ हेल्प यू टू काउंट दिस डे। लो भाई, इन दिनों को भी 240 के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। जो आपने ले ऑफ किया वो भी 240 में काउंट होगा, संडे की छुट्टी भी काउंट होगी, पेड लीव भी काउंट होगी, काम करते वक्त आप कोई बीमार हो गई, इंजरी हो गई तो घर पे बैठे थे उसको भी काउंट करेंगे, और मैटरनिटी लीव अगर आपको वुमेन्स को मिली है तो उसे भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ाई किया था कि 67 से लेकर के 69 तक के सेक्शन लगते ही कब है, जब आपके यहां पर कितने वर्कर हो, 50 से लेकर के